नमस्कार साथियों, घटना चक्र पूर्वावलोकन की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसके अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम स्वराज पार्टी व उससे आगे की घटनाओं के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने किया था। वर्ष 1922 का कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष सी.आर. दास बनाए गए थे और उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 से वर्ष 1922 तक चला था। वर्ष 1922 में यह पूर्णतः असफल हो गया जब गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद इसको वापस ले लिया था और इसी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो स्वराज दल में मोतीलाल नेहरू के अलावा चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंगर थे। वहीं सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। वहीं विट्ठल भाई पटेल को आगे चल के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। पहला है लखनऊ समझौता, तो यह वर्ष 1916 में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में हुआ था। वहीं बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु वर्ष 1920 में हुई थी। तो अगर इन्हें क्रम से लगाया जाए तो इनका सही क्रम होगा 1, 3, 4, 2 यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। केंद्रीय विधानसभा के वर्ष 1923 के जो चुनाव हुए थे उसमें 101 सीटों में 42 सीटें स्वराज पार्टी को मिली थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी? तो सी.आर. दास ने कहा था कि जो स्वराज है वह आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि केवल विशेष या चुनिंदा वर्गों के लिए। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो कांग्रेसी नेताओं ने जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तो कुछ नरमपंथी नेताओं ने पार्टी को यानी कांग्रेस को छोड़कर इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी भारतीय उदारवाद संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई जे पटेल थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और ये सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इस वजह से साइमन कमीशन को भारत में विरोध का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, ये गलत है। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी, ये भी सही नहीं है। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो ये सही है। साइमन कमीशन जो भारत आया था इसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे, इनमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस वजह से साइमन कमीशन को विरोध का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था? तो साइमन आयोग की नियुक्ति वर्ष 1927 में हुई थी, लेकिन यह वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था।
तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो साइमन कमीशन के सर जॉन साइमन, जिनकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, वे उदारवादी दल के एक सदस्य थे। अगला प्रश्न है किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव से साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को जगह नहीं दी गई थी। वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि साइमन कमीशन में भारतीयों को स्थान न देने का सुझाव भारत के सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने दिया था, जबकि आयोग ने सही उत्तर लॉर्ड इरविन को माना है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के संबंध में सही कथन कौन से हैं? तो पहला है इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन के पूछताछ के लिए की गई थी, तो ये सही है। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये भी सही है। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, तो ये भी सही, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न है लाला लाजपत राय घायल हुए थे? तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। साइमन कमीशन जब मुंबई पहुंचा था तो उस समय भारत में इसका पुरजोर विरोध चल रहा था और लाला लाजपत राय लाहौर में इसके विरोध में शामिल हुए थे, तो वहीं पर लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय का एक स्टेटमेंट आता है कि मेरे सिर पर लाठी की पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये गए हैं, पहला है वर्ष 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, तो ये सही है। दूसरा है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो ये भी सही है। अब ऑप्शन देखिए ले रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं, ए की सही व्याख्या आर करता है, तो यही इसका सही उत्तर है, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी वजह से इसका विरोध किया जा रहा था। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। यह नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन का प्रत्युत्तर थी और इसने डोमिनियन संविधान का खाका तैयार किया था। नेहरू रिपोर्ट कुल 9 सदस्यीय एक समिति ने तैयार की थी, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें 2 मुस्लिम नेता भी शामिल थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए एक औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी, लेकिन इनके साथ गोविंद वल्लभ पंत इस ऑप्शन में दिए गए हैं, इसलिए इसको सही नहीं माना जाएगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली जो समिति थी उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर भी शामिल थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? पहला है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की, तो ये गलत है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। दूसरा है अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तो ये सही है। तीसरा है संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, तो ये भी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? तो वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वर्ष 1928 में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग न करके भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग की गई थी। इसके विरोध में 1928 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया, जिसकी मांग थी कि भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया जाए। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट
की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, यानी सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो वर्ष 1929 में, जो कि मार्च 1929 में दिल्ली में जो मुस्लिम लीग थी उसका एक अधिवेशन हुआ था, जहां पे मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव वर्ष 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट के विरोध में रखा गया था। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि हम लोग संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे। वहीं इन 14 सूत्रीय मांगों में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक विशेष चुनाव क्षेत्र की मांग की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो उपर्युक्त जो स्टेटमेंट है वह मौलाना हसरत मोहानी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन, जो कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था, उसमें हसरत मोहानी ने कांग्रेस का एक लक्ष्य पूर्ण स्वराज रखने का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज लक्ष्य रखा गया और रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा झंडा फहराया गया था। आगे चलकर वर्ष 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। प्रश्न 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। यह अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में आयोजित हुआ था, जिस वर्ष कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज रखा था। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो कांग्रेस द्वारा वर्ष 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। उसने निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ था जिसमें उन्होंने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था, तो यह उनका पहला कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्यों? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था, तो ये सही नहीं है। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था, तो ये भी सही नहीं है, यानी इसका सही उत्तर है केवल एक। प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था।